कालीचरण को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जो उसके साथ आज दिन में हुआ उसको लेकर वो बहुत परेशान था। वो तो उसके गुरु भैरवनाथ ने उसकी जान बचा ली, नहीं तो वो आज ही खत्म हो जाता। लेकिन उसके मन में एक नई उत्सुकता जन्म ले रही थी कि रुद्र प्रेतनी क्या होती है और ये कैसे बनती है, क्योंकि इससे पहले उसने इसका नाम कभी नहीं सुना था। पहली बार सुना, वो भी अपने गुरुजी से। वो भैरवनाथ के पास जाता है क्योंकि उसे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी। अब वो जाकर अपने गुरु से बोलता है कि गुरुजी मुझे रुद्र प्रेतनी के बारे में बताओ, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। भैरवनाथ उसे बताता है कि रुद्र प्रेतनी बहुत ही खतरनाक और ताकतवर एंटिटी होती है। जिस औरत की मौत बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों में होती है वो बनती है रुद्र प्रेतनी, और वो भी लाखों में सिर्फ एक ही बनती है। उसके पास बहुत ही खतरनाक ताकत होती है और वो आसपास वाले सारे प्रेतों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनकी भी शक्तियाँ अपने पास हथिया लेती है। अब कालीचरण थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो फिर अपने गुरु से पूछता है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका सामना रुद्र प्रेतनी से पहली बार कब हुआ और इसके बारे में आपको कब पता चला। तो भैरवनाथ उसे बोलता है कि पहले मुझे अपनी शक्तियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन जब मेरा सामना एक रुद्र प्रेतनी के साथ हुआ तो मुझे पता चला कि वो मुझसे बहुत आगे है, और उसके बाद ही मैंने अपनी आदि सिद्धियों को हासिल किया, तब मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो कालीचरण उसको बोलता है कि मुझे उस बारे में बताइए जब आपका रुद्र प्रेतनी के साथ आमना सामना हुआ। तो भैरवनाथ उसे बताता है कि ये काफ़ी साल पहले की बात है। एक किशन लाल नाम का व्यक्ति था जो कि एक न्यूज़पेपर के लिए भूतिया कहानी लिखता था। उसका एक दोस्त था अमित चंद। वो दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। तो वो अपने दोस्त अमित चंद को बोलता है कि मुझे अपने न्यूज़पेपर के लिए अगले हफ्ते एक बहुत ही खतरनाक कहानी लिखनी है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सजेस्ट कर सकते हो जिसको लिखकर मैं उसे आगे भेज सकूं, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल पब्लिश होने वाला है जिसमें एक प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें हमारे साथ के सभी मित्र वहां पर भाग लेंगे और अच्छा खासा इनाम भी मिलेगा। तो अमित चंद पहले तो थोड़ी देर सोचता है और उसे फिर बोलता है कि तुम अपने गांव वाली उस चुड़ैल की कहानी क्यों नहीं लिख देते। अब किशनलाल एकदम हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमित चंद उसे ऐसा बोलेगा। तो वो अमित चंद को बोलता है कि तुम पता है क्या बोल रहे हो, वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है, और वो जिसके अंदर आती है या जिसका उससे आमना सामना होता है वो अब तक कोई बचा नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं उसके बारे में लिखूं और अपनी जान गंवा दूं। तो अमित चंद उसे बोलता है कि तुम उसका नाम बदल देना और उसकी जगह बदल देना। तो किशनलाल उसे कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर मिलती जुलती कहानी होगी तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है वो वकील है। अगर उसने ही कुछ केस वगैरह कर दिया तो मामला उल्टा ही पड़ जाएगा, इनाम की जगह सजा ही मिल जाएगी। तो अमित चंद उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नाम बदल लेना है, तुम जगह कहीं और की डाल देना, तुम कोशिश तो करो। अब वो दोनों जिसके बारे में बात कर रहे थे वो महिला आज से 10 साल पहले अपनी घरेलू समस्याओं के चलते उसने आत्मदाह कर लिया था। उनके घर पुलिस भी आई, लेकिन मामले के कुछ सबूत सुराग न मिलने की वजह से वो मामला वहीं पर बंद हो गया, क्योंकि उसका पति भी एक वकील था। पुलिस ने ज़्यादा छानबीन नहीं की उस केस में, तो वो उसके बारे में ही लिखना चाहता था वो कहानी। अगले दिन किशनलाल अपनी स्टोरी पर काम करता है अपने ऑफिस में, और उसे काम करते करते वहीं रात के 2-2:30 बज गए। हालांकि उसे नींद आ रही थी और नींद की झपकियां
वहीं पर ले रहा था और उसे अचानक नींद भी आ गई। अभी उसकी कहानी अधूरी ही थी और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपनी कहानी के पेपर को समेटता है और घर चले आता है। जैसे ही वो रात को रास्ते से आ रहा था तो उसका सामना एक बहुत ही भयानक चुड़ैल से होता है, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और जिसने आधे जली हुई साड़ी बांध रखी थी और सफ़ेद कलर का ब्लाउज, जिसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे और उसके बाइक के सामने एकदम से आ जाती है। किशनलाल इतना घबरा गया कि वो पसीनों में पूरी तरह से लथपथ हो चुका था। वो समझ तो गया था कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैं कहानी लिख रहा हूँ और वो चलते चलते किशनलाल के एकदम सामने आ जाती है। वो चुड़ैल किशनलाल को बोलती है कि जो कहानी इस पेपर में लिखी है, अगर तुमने वो नहीं छापी तो तुम्हारे साथ जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा और भयानक होगा। अब किशनलाल वैसे तो घबरा गया था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बस अपने मन ही मन में ये सोच रहा था कि किसी तरह मैं यहाँ से बचकर चला जाऊँ, कहानी के बारे में तो बाद में सोचूंगा। और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो जैसे ही घर पहुँचता है तो वो अपने उन पेपरों को रात को ही देखता है जो वो कहानी लिख कर लाया था। अब वो देखता है कि वो कहानी जो उसने अधूरी लिखी थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन जो उसने लिखा था बिल्कुल उसके विपरीत था। किशनलाल ने तो अपनी कहानी में ये लिखा था कि उस औरत का किसी के साथ अफेयर था और उसके पति को इस बारे में पता चल जाता है और कश्मीरा अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, अपने आप को आग लगाकर। उसमें लिखा हुआ था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर था और उसके पत्नी को इस बारे में पता चल जाता है। अब जैसे ही उसकी पत्नी को इस बारे में पता चल जाता है तो उसके साथ उसका पति मारपीट करने लग जाता है, बार बार उसे घर से भगाने की धमकी दे देता है। अब ये रोजाना के कलेश से परेशान होकर वो अपने आप को आग के हवाले कर देती है, जो कि उसके पास अब एकमात्र रास्ता था। अब जो किशनलाल है वो सोचने लगता है कि अगर मैंने ये खबर न्यूज़पेपर में डाल दी तो बात और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके पति को अगर पता चल गया, जो कि एक वकील है, तो उसकी कोई जमानत भी नहीं करवाएगा। ये सोचकर वो उन कागज़ों को रद्दी में डाल देता है और अगले दिन ऑफिस चले जाता है। और दोपहर को ही उसके पास उसके पड़ोस से ही फ़ोन आता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम जल्दी घर आ जाओ। अब जैसे ही किशनलाल घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूरी तरह से पागलों जैसा व्यवहार कर रही थी। उसने अपने कपड़े भी फाड़ रखे थे और बाल एकदम खुले हुए, और उसे बार बार बोल रही थी कि जो कहानी मैंने तुम्हें लिख कर दी थी तुमने वो अपने न्यूज़पेपर वालों को क्यों नहीं दी, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब वो मामले को बिल्कुल समझ चुका था। अब वो उसे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिर मुझे इस गांव में रहना है क्योंकि तुम्हारा पति यहाँ का जाना माना वकील है और मुझे गांव छोड़ने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वो औरत उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा दुख दे रही थी, बार बार उसका सर कभी फर्श में देकर मारती, कभी दीवार में, और उसके सर से खून आने लगा था। उसकी पत्नी जो कि गर्भवती थी 3 महीने से, अब उसे और ज़्यादा चिंता होने लगी। लेकिन अब उसके पास ऐसा दोराहा था कि वो ना तो इधर जा सकता था ना इधर। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी पत्नी की तबीयत थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और वो बुरी तरह सर हिला रही थी, जैसे उसकी गर्दन ही टूट चुकी है। और वो जैसे ही उसके पास कोई आता तो वो मारने लग जाती और अपने दांतों से काटने लगती। उसने वहाँ पर कई लोगों को घायल भी कर दिया था जो उसे पकड़ने के लिए आते, जब वो अपने सिर को दीवार में मारने लगती। इससे
कोई उसके पास भी नहीं आ रहा था। सब डरकर सहम गए थे। अब तो इसका काम तमाम ही समझो। ये उस चुड़ैल के वश में हो चुकी है। अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग आपस में बात कर रहे थे। जब किशनलाल इस बात को सुनता है तो उसके पास कोई चारा ही नहीं था। अब वो अपनी दोस्त अमीचंद के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी उस कहानी की वजह से आज मेरी पत्नी मरने की कगार पर है। अगर तुम उस कहानी को लिखने के बारे में नहीं बोलते तो आज मेरी पत्नी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अमीचंद उसे बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हारी पत्नी को। तो वो उसे बताता है कि पूरे गांव को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। मेरी पत्नी में वो कश्मीरा चुड़ैल आ गई है और अब वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब तुमने ही इस समस्या में हमें फंसाया है और तुम ही हमें इससे बाहर निकालोगे। तो अमीचंद उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। अब किशनलाल अपने घर चले जाता है और थोड़ी देर बाद ही अमीचंद वापस आता है और उसे बोलता है कि मुझे एक तांत्रिक के बारे में पता है जो कि बहुत ही सिद्ध है। अगर तुम कहो तो हम दोनों उसके पास चलें, उससे मिलने। तो किशनलाल उसके साथ चले जाता है। अब वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक तांत्रिक अपने सामने एक मनुष्य की खोपड़ी रखे हुए जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर रहा है और खोपड़ी भी जैसे कांप रही थी और वो कोई सिद्धि मंत्र उच्चारण कर रहा था। ये वो दोनों सोच रहे थे। अब जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुंचते हैं तो वो तांत्रिक अपनी आंख खोलता है और उन्हें बोलता है कि क्या समस्या है तुम्हें। तो अब वो दोनों अपनी सारी बात बता देते हैं और वो तांत्रिक उनके साथ उनके घर पर आ जाता है। अब जैसे ही वो तांत्रिक पहुंचता है और उसकी पत्नी को देखता है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है उसको भगाने की, लेकिन वो चुड़ैल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तांत्रिक भी उसके आगे फीका पड़ रहा था। अब उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब तो सिर्फ तांत्रिक के पास भी एक ही ऑप्शन था कि वो उस चुड़ैल से समझौता कर ले। अब वो उस चुड़ैल से पूछता है कि तुम इसके अंदर क्यों आई हो और तुम इससे क्या चाहती हो। तो वो बोलती है कि मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब इसने वो काम मेरा नहीं किया तो इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब वो तांत्रिक उसे बोलता है कि ये वो काम तो नहीं कर सकता जो कि गलत है। अब वो बोलती है कि ठीक है, इनको मेरे बारे में नहीं लिखना तो मत लिखे, लेकिन इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी क्योंकि इन्होंने मेरी उम्मीद को जगाया है जो मेरे साथ गलत हुआ है। जो कि एक पत्रकार होकर भी एक अच्छा काम नहीं कर सकता तो उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब तांत्रिक उसे बोलता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो चुड़ैल उस औरत पर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी कि अगर वो थोड़ी बहुत देर ही उसकी पत्नी पर और रुकती तो उसकी पत्नी ही दर्दों की वजह से अपना दम तोड़ देती। ये बात तांत्रिक समझ चुका था, लेकिन वो चुड़ैल से बार बार बोल रहा था कि तुम इसे छोड़ दो। अब वो चुड़ैल उसे बोलती है कि ठीक है, मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी, लेकिन सज़ा तो जब भी मिलेगी और सज़ा के तौर पर इनका जो बच्चा होने वाला है वो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब वो तांत्रिक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके सामने उसकी सारी ताकत ना के बराबर थी। वो इतनी ताकतवर थी और तब उसे समझ में आता है कि वो कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है। अब वो उसे पूछ ही लेता है कि मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। हालांकि तांत्रिक उसके बारे में ये तो जानता था कि वो कश्मीरा चुड़ैल है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं पता था कि जो उसकी एंटिटी लेवल है। अब वो बताती है कि मैं हूँ रुद्र प्रेतनी,
मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। और मेरे साथ मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 20 लोगों की फौज है पूरी, जो तुम जैसे हजारों ताकतवर तांत्रिकों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तांत्रिक समझ गया था कि मामला गड़बड़ है और वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें वो बच्चा चाहिए तो ले जाओ, बस तुम इस औरत को छोड़ दो। क्योंकि उसे लग रहा था कि इसमें वो अगर थोड़ी बहुत देर और रुकेगी तो ये औरत भी जा सकती है। और तब उसके अंदर से वो प्रेतनी चली जाती है। और जैसे ही उसकी पत्नी को होश आता है तो वो देखती है कि बहुत ज़्यादा खूनों में लथपथ थी, उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसके हाथ पैर पूरे खून से सने हुए थे और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। और वो तांत्रिक कोई और नहीं, भैरवनाथ था। उसके बाद उस औरत का जो बच्चा है वो मर जाता है। और उसके बाद तांत्रिक जो कि भैरवनाथ था, उसे समझ में आता है कि जो मेरे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, वो इस प्रेतनी के आगे कुछ नहीं है। शायद मुझे और आगे सीखने की ज़रूरत है और सिद्धियां प्राप्त करने की ज़रूरत है। और ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है एक बहुत बड़ी यात्रा पर, एक बहुत बड़े गुरु के पास सिद्धियां प्राप्त करने जाता है। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक छोटा बच्चा जो बड़ा होकर भैरवनाथ तांत्रिक बना, वो कैसे बना, उसे कौन मिला, इन सब बारों में डिटेल में बात करेंगे। तो धन्यवाद।